नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा में, जहां पर हम आपके टैक्स से जुड़े हुए तमाम उलझनों को दूर करते हैं। और आज आपकी उलझनों को दूर करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनील गर्ग साहब हैं, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है, टैक्स गुरु हैं। शुक्रिया सुनील सर, अपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। आपको बता दें कि जिन टैक्स पेयर्स ने जुलाई में आईटीआर फाइल नहीं किया था, उनके लिए बिलेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने का 31 दिसंबर तक मौका है। तो ये आखिरी मौका है, आखिरी कुछ चंद दिन बचे हुए हैं बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, अगर देरी से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या देखना पड़ता है, क्या इस पे पेनाल्टी भी लगाई जाती है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह से रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, और किस स्लैब तक वाले आपकी आय की जो लिमिट क्या है, अगर उसके ऊपर है तभी ये बिलेटेड रिटर्न फाइल करना जरूरी है या सबके लिए जरूरी है। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे और हर एक बारीकियों पर चर्चा करेंगे। सुनील जी, 31 दिसंबर आखिरी तारीख होती है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की। अगर कोई भूल गए हैं कि इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है, या कोई अगर करना चाह रहा है, फिर से वापस से उनके मन में आया कि फाइल कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो इनकम की लिमिट के लिए क्या रूल है वो बता दीजिए, और पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी उनको अब? देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप नववर्ष की खुमारी में खोएं उससे पहले एक टैक्स पेयर को कुछ जरूरी काम निपटा लेने चाहिए 31 दिसंबर से पहले पहले। नंबर एक बात, जैसे अभी आपने कहा ओपनिंग रिमार्क्स में, कि अगर अपनी रिटर्न आप भरना भूल गए हैं, 31 जुलाई भी निकल गई, 31 अक्टूबर भी निकल गई, तो एक अंतिम मौका सरकार ने आपको दिया, 31 दिसंबर तक आप अपने रिटर्न को फाइल कर दीजिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपने मान लीजिए 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी और आपको लगता है कि मेरे से कुछ भूल हो गई है, कुछ ओमिशन हो गया है, कुछ में इनकम छूट गई है मेरे से, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज भी कर सकते हैं और रिवाइज करके आप रिटर्न को भर सकते हैं। नंबर तीसरी बात, अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया अभी तक, देखिए आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है, मैं वित्त वर्ष 24-25 की बात कर रहा हूं, उसमें आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। सीनियर सिटीजन और सैलरीड एम्प्लॉई अगर उनका टीडीएस कट रहा है, उसके अलावा सबको जमा करवाना होता है। और 15 दिसंबर को तीसरी किस्त भी निकल चुकी है, तो आप उसको भी जमा करवा दीजिए, वरना आपको ब्याज देना पड़ेगा। जहां तक सवाल है बिलेटेड रिटर्न को भरने के ऊपर पेनल्टी का, तो अगर आपने रिटर्न 31 जुलाई को भर दी थी, बिलेटेड नहीं है, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो कोई पेनल्टी सरकार आपसे नहीं लेती है, केवल आपसे टैक्स का अमाउंट लिया जाता है। लेकिन अगर आप अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं वित्त वर्ष 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो फिर आपको एक पिनल अमाउंट देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए, और 5 लाख से कम है तो मात्र 1,000 रुपए। लेकिन उसके साथ में आपको ब्याज भी देना पड़ता है, यानी 31 जुलाई के बाद में आपका ब्याज चालू हो चुका है। 1% पर मंथ यानी 12% पर एनम के हिसाब से जो भी आपका टैक्स ड्यू था 31 जुलाई को, उस पर आपको धारा 234 ए का ब्याज भी देना पड़ेगा। लिमिट भी बता दी किन के लिए क्या पेनाल्टी है, वो भी आपने समझा दिया है। और आपके लिए आखिरी मौका है, अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है तो 31 दिसंबर आपके लिए आखिरी तारीख है, तो इसे ज़रूर भर ले। सुनील जी, अब एक सवाल मेरे पास ये है कि रिटर्न में कई लोगों की गड़बड़ी हो जाती है रिटर्न भरने में, साथ ही डिफेक्टिव भी हो जाते हैं, कई सारे एरर्स भी रहते हैं, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, या उसके बाद भी ठीक किया जा सकता है इसे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और ये बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज एआईएस से मैच होती है, 26 एएस से मैच होती है। तो जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सेल है, जिसको हम सीपीसी कहते हैं, जो बेंगलुरु में है, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपने एक बात देखी होगी, आजकल रिफंड बहुत जल्दी आता है, 24 से 48 घंटे में भी रिफंड आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए कोई भी मिसमैच हो गया उनके कंप्यूटर सिस्टम में या उनके टेक्निकल डाटा में और आपकी रिटर्न फाइल करने में, तो उस रिटर्न को डिफेक्टिव डिक्लेयर कर देते हैं। और आप एक बात मान लीजिए, अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो सरकार ये मान के चलती है आपने वो रिटर्न कभी फाइल ही नहीं की है। ऐसी रिटर्न को भी आप उस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक तो कर ही दीजिए। हाँ, अगर आपको जब भी डिफेक्टिव का नोटिस आता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिफेक्ट दूर करना पड़ता है। बाई चांस 31 दिसंबर को आप ना भी कर पाए तो डिफेक्ट आप दूर उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट केवल 15 दिन की होती है। अगर आपने 15 दिन में उस डिफेक्ट को दूर नहीं किया,
आपकी रिटर्न नॉन एस्ट मानी जाएगी, यानी आपने रिटर्न कभी फाइल नहीं की, और जो रिटर्न ना भरने की पेनल्टी है, जो रिटर्न ना भरने का ब्याज है, और जो रिटर्न ना भरने के नुकसान है, वो सारे आपको उठाने पड़ते हैं। और ज्यादातर टैक्स पेयर मैंने देखा है, और विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉई है या जो छोटे टैक्स पेयर हैं जिनके पास कंसल्टेंट नहीं है, वो क्या करते हैं, जैसे ही अपनी रिटर्न भरते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं हमें चेक भी करना है। आपको जरूर चेक करना चाहिए अपने पोर्टल पे जाकर कि मेरी रिटर्न सही फाइल हुई थी, वो प्रोसेस हुई कि नहीं हुई, मेरा जो रिफंड था वो मुझे मिला कि नहीं मिला, और कोई डिफेक्ट का नोटिस तो नहीं है। अगर डिफेक्टिव नोटिस है उसको तुरंत दूर कर दीजिए। अगर आपके पास है तो उसे जल्द से जल्द दूर करें, आपके लिए बेहतर होगा। सर, जो डिफेक्टिव जो रिटर्न हो जाते हैं, इसके कई सारे वजह होती है, जैसे रिटर्न एनुअल इंफॉर्मेशन से स्टेटमेंट है उससे मिसमैच, इसके अलावा और कौन कौन सी वजह से डिफेक्टिव हो सकते हैं ये? आजकल बहुत कारणों से डिफेक्टिव होती है, जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और आपको पता होगा कि हर टैक्स पेयर का एक एआईएस आता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। वो एआईएस क्या भला है? देखिए, क्योंकि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आज आपके पैन नंबर से जुड़ी हुई है। तो जैसे भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने मान लीजिए कोई मकान बेचा, आपने कोई मकान खरीदा, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे, तो वो आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का पार्ट बन जाते हैं। आपकी कोई सैलरी इनकम आ रही है, आपकी कोई और इनकम आ रही है, जहां आपका टीडीएस काटा गया है, वो भी एआईएस में आता है। अब लोग गलती क्या करते हैं, जब रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने एआईएस को चेक ही नहीं करते हैं, उससे मिसमैच आ जाता है। तो नंबर एक मिसमैच का कारण होता है जहां आपकी एआईएस में कोई इनकम दिखाई दे रही है और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। मान लो कोई प्रॉपर्टी का एडवांस आ गया, उसका टीडीएस आपके ऊपर काट लिया गया, आपने उसकी सेल तो दिखाई नहीं है क्योंकि आपकी सेल डेट नहीं है, आपको उस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने टैक्स काटा टीडीएस और वो गलत पैन नंबर पर रिपोर्ट कर दिया। अब आपने गलत नंबर पैन नंबर रिपोर्ट कर दिया, आपने टीडीएस क्लेम कर लिया, तो मिसमैच आ जाएगा। और आजकल जैसे लोग जो क्रिप्टो में काम करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दे रखा है और स्पेशल कॉलम दे रखा है जहां आपको डिक्लेयर करना है। अब लोग समझ नहीं पाते कि हमें क्रिप्टो की इनकम को कहां डिक्लेयर करना है, उससे मिसमैच आ जाता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई जॉइंट एफडीआर है, जॉइंट एफडीआर में दो पैन नंबर हैं। अब आपने क्या किया कि जो टीडीएस आपका कटा गया एक पैन नंबर पर कटा गया, और आपने अपनी इनकम नहीं दिखाई, या दोनों ने इक्वल दिखा दी, या एक ने दिखाई एक ने नहीं दिखाई, तो ये सारे मिसमैच के कारण बन जाते हैं। और सरकार आपको, बड़ा अच्छा सिस्टम है आजकल, आप अपने अगर पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो पूरा वो बताते हैं कि क्या क्या मिसमैचेस हमने ऑब्जर्व किए हैं आपकी रिटर्न में, आप उस मिसमैच को दूर कर दीजिए। अगर आप ये सारे डिफेक्ट्स को दूर नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था, वो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव रिटर्न है, इनवैलिड रिटर्न मानी जाती है। तो ये सारे डिफेक्ट के कुछ कारण मैंने बताए हैं, इन डिफेक्ट्स को आप दूर कर दीजिए। ओके। सर, आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की बातचीत कर रहे थे, आपने तो ये बता दिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा लेखा जोखा है, तो पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं हमारे पैन कार्ड के जरिए जो होते होंगे, वो सारे स्टेटमेंट इसमें दिख जाते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं जी। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपकी इनकम है 5 लाख रुपए और आपने कोई गाड़ी खरीदी 50 लाख रुपए की, तो अपने आप में बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि 5 लाख की इनकम वाला 50 लाख की गाड़ी क्यों खरीद रहा है। मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, आपने 5 करोड़ का फ्लैट खरीदा, तो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, क्योंकि जो भी आज की ट्रांजेक्शन है, वो जो भी पैन नंबर पर होती है वो रिपोर्ट होती है बकायदा। रजिस्ट्रार रिपोर्टिंग करता है, म्यूचुअल फंड वाले रिपोर्टिंग करते हैं, बैंक्स रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे बैंक की एफडीआर आ रही है। तो वो केवल टेक्निकल गलतियों को नहीं देखते, वो ऐसे भी मिसमैच देखते हैं कि अगर आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर मिसमैच कर रहे हैं, आपकी इनकम से कम, बहुत कम है, और आपके खर्चे बहुत ज्यादा है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 25 लाख रुपए लगा दिए, तो आपसे पूछ सकते हैं कि 25 लाख रुपए आपके पास कहां से आया। तो ये भी मिसमैच का कारण बनता है कि यानी आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट या आपके खर्चे मैच नहीं हो रहे हैं उनके सिस्टम के हिसाब से। ओके, बिल्कुल सही बात है, ताकि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में बना रहे और ये एनुअल स्टेटमेंट के जरिए सब कुछ वहाँ पर दिख जाता है। सर, आप जैसा कह भी रहे थे सुनील जी कि टीडीएस कटौती के बाद भी 26A में बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिखते नहीं है, टीडीएस काटने वाला या तो जमा नहीं करता होगा या गलत पैन नंबर दे देता है, तो इसको कैसे करेक्ट किया जाए? क्योंकि ऐसे में तो उनको टीडीएस क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट तो मिलेगी नहीं। अच्छा सवाल पूछा, और ये बहुत लोगों की परेशानियां हैं, बहुत लोग हमारे पास आते हैं, और विशेषकर वो लोग जिनका टीडीएस तो काट लिया। मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस तो काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया। जब आप रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आपके 26 ईयर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो अपने आपको ठगा सा महसूस करते हैं कि देखो मैंने टैक्स भी दे दिया था और मेरा रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है।
तो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए तो एक रिलीफ दिया है धारा 205 में, कि अगर मान लीजिए आपका टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने या एम्प्लॉयर के अलावा बैंक ने काट दिया, या आपकी आपने कहीं प्रोफेशनल सर्विस दी और आपका टैक्स उसने काट लिया और उसे जमा नहीं करवाया, और आपको इस बात का पूरा प्रूफ है कि मेरा टैक्स कटा था, तो धारा 205 में आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि एक एक आदमी को 2 बार टैक्स उससे कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पास जाकर उस रिलीफ को लेने के लिए। लेकिन अगर आपने पैन नंबर गलत दिया या उसने पैन नंबर गलत रिपोर्ट कर दिया लेकिन टैक्स जमा करवा रखा है और आपके 26 ईयर्स में नहीं आ रहा है, तो जो डिडक्टर है जिसने आपका टैक्स काटा है, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सही पैन नंबर पर आपके टैक्स को रिपोर्ट करे, अपनी जो टीडीएस की रिटर्न है उसको भी अपडेट करे, ताकि आपका टैक्स इसमें रिफ्लेक्ट हो जाए, और रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो आपको टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में पैसा जमा करवाने गए, आपने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, तो होता क्या है कि पैसा तो आपने जमा करवा दिया लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, उस स्लिप को जाके दोबारा ठीक करते हैं, सही अकाउंट नंबर और सही अपना नाम डालते हैं, तो बैंक उसका क्रेडिट दे देता है। यही प्रोसेस टीडीएस में भी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब सारी जानकारी आपके लिए है, ताकि आप अलर्ट रहे, कोई भी गलत आपके साथ भी हो या आपकी तरफ से भी हो जाते हैं तो उसे करेक्ट करें। आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद है, और आजकल सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि कभी भी इसको लेकर नोटिस भी आ सकते हैं, आपको बड़ी पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। चलिए कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, उनके जो सवाल है एक एक करके हम लेते हैं। रितु भगवानी हैं जयपुर राजस्थान से। इनका सवाल है, ये इंजीनियर हैं गुरुग्राम में, गुड़गांव में काम करते हैं, नौकरी अभी बदली है, अब ये सैलरीड क्लास है सुनील जी, लेकिन पूछ रहे हैं क्या उसके बाद भी मुझे एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा क्या? कि जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं वो समझते हैं कि हमें एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाना होता, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया और पूरी वो कैलकुलेशन करते हैं आपका एम्प्लॉयर, तो इसलिए एडवांस टैक्स की जनरल जिम्मेवारी नहीं बनती है। लेकिन कुछ केसेस में सैलरीड एम्प्लॉय को भी टैक्स एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है। जैसे अगर आपने मान लीजिए एक नौकरी चेंज की, अब होता क्या है कि जब आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और आपने अगर पुराना फॉर्म 16 उसको नहीं दिया, अब तो फिर आपको पुरानी जो जो स्लैब वाइज जो फायदा मिलता है, आपको पता होगा हमारे यहाँ स्लैब वाइज रेट है, पहले 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, इस तरह से रेट है हमारे पास, या पुराने रिजिम में आप है तो 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख के रेट है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज किया, जनरली उन केसेस में मैंने देखा है कि जब लोग एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हैं तो पुराने एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड नए एम्प्लॉयर को नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि जब फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो टैक्स शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले वाले ने स्लैब पे काटा था, दूसरे ने स्लैब पे काट लिया। उस केस में फिर आपको एडवांस टैक्स जमा करवा देना चाहिए। वैसे तो एम्प्लॉय की जिम्मेवारी है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट चेंज करें तो अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि मेरा फॉर्म 16 ये है, ताकि उस इनकम को कैलकुलेट कर ले। दूसरा, कई बार हमने देखा है कि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में भी बाकी इनकम भी होती है, और जनरली जैसे बैंक में एफडीआर आपने कर रखी है, मान लीजिए बड़ी एफडीआर है, उसका ब्याज आ रहा है, अब बैंक तो आपका 10% का टीडीएस काटता है, आपका मान लीजिए स्लैब 30% का है, तो आपको टैक्स का डिफरेंस आ जाएगा, उस पर आपको एडवांस टैक्स जमा करवा देना चाहिए। या आपकी कोई रेंटल इनकम है, कोई डिविडेंड की इनकम है, तो उस सब इनकम को आप कैलकुलेट कीजिए और एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए। चूंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि एडवांस टैक्स ना जमा करवाने पर 12% पर एनम का ब्याज सरकार आपसे चार्ज करती है, तो उस ब्याज से बचने के लिए एडवांस टैक्स जरूर जमा करवाइए। तो आप सैलरीड भी है, तो कुछ केसेस में हालांकि सैलरीड क्लास को यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर आपके पास डिविडेंड और ब्याज आय जैसी इनकम है तो डेफिनेटली आपको भी एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है, और इसको लेके आप भी जागरूक जरूर रहें। अगले दर्शक हैं रमेश हैं मुंबई से। इनका सवाल है, हालांकि उनके सवाल का हमने जवाब ले लिया था, लेकिन सुनील जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। इनका सवाल है कि क्या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनाल्टी या ब्याज देना पड़ता है क्या? एक बार फिर से इनके लिए बता दीजिए। देखिए, मैंने बताया कि बिलेटेड रिटर्न 2 तरह की होती हैं, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक वो बिलेटेड रिटर्न है जिसने 31 जुलाई तक रिटर्न कभी फाइल ही नहीं की और अब उसको रिवाइज कर रहा है, यानी आपने एक रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी थी, अब रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको सरकार केवल टैक्स का अमाउंट लेती है प्लस ब्याज लेती है। लेकिन अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी 31 जुलाई का टाइम निकल गया, आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी, अब आप 31 दिसंबर को फाइल कर रहे हैं, दिसंबर से पहले फाइल कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि 5,000 रुपए की पेनल्टी है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है।
अगर 5,000 से कम है तो पेनल्टी अमाउंट केवल 1,000 रुपए है। ये मैंडेटरी पेनल्टी है, मैंडेटरी फीस है। लोग इसमें भी गलती करते हैं, वो जमा नहीं करवाते हैं, तो रिटर्न फिर डिफेक्टिव हो जाएगी आपकी। यानी जब आप रिटर्न जमा करवाएं तो उस फीस को भी या उस पेनल्टी को तुरंत जमा करवा दें। तो ये रमेश जी के लिए सलाह मिल गई है। राहुल हैं पुणे से हमारे अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। सवाल है कि क्या 31 दिसंबर से पहले एडवांस टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा और एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर भी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि आपने बता दिया था एक बार कि कितनी पेनाल्टी देनी पड़ती है, लेकिन 31 दिसंबर है और उनको लग रहा होगा कि क्या 31 दिसंबर ही डेडलाइन है। हालांकि डेडलाइन तो 15 दिसंबर ही होती है। तो इनके केस में क्या है, एडवांस टैक्स को लेके यहाँ पर क्या रूल है और पेनाल्टी के लिए क्या कितना ब्याज उन्हें देना पड़ेगा, ये भी बता दीजिए सर। तो राहुल जी ने सवाल पूछा है तो हम अपने दर्शकों को एक बात बता देते हैं कि जिसकी भी टैक्स की लायबिलिटी, पहली बात तो एडवांस टैक्स करंट फाइनेंशियल ईयर की होता है, यानी 24-25 जो फाइनेंशियल चल रहा है उसके लिए एडवांस टैक्स आप जमा करवा रहे हैं। तो जब आप एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे तो उसमें असेसमेंट ईयर 24-25 नहीं लिखना है, उसमें लिखना है 25-26। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिसकी भी 10,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी है, केवल सीनियर सिटीजन को छोड़ दीजिए। सीनियर सिटीजन की को एडवांस टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन को बिजनेस इनकम होती है और 10,000 रुपए ज्यादा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो उन्हें भी जमा करवाना पड़ता है। तीसरी बात, एडवांस टैक्स 4 किस्तों में जमा करवाना पड़ता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। यानी अब आपकी 3 जो इंस्टॉलमेंट हैं वो निकल चुकी हैं। अगर आप आज एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे तो उसका ब्याज भी आपको जमा करवाना पड़ेगा, पुराना जो ब्याज, यानी 75%। अगर मान लीजिए आपका एडवांस टैक्स 1 लाख है पूरे साल का 24-25 फाइनेंशियल ईयर का, तो 75,000 आपको जमा करवा देना चाहिए था 15 दिसंबर को। आज जमा करवा रहे हैं तो 75,000 प्लस पे जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन के साथ जमा करवा दीजिए। तो ये आपके लिए सारे रूल्स और 4 किस्तों में जो जमा करना पड़ता है वो आपको जानकारी दी गई है। अब अगला जो आप जमा करेंगे 15 मार्च तक का आपका वक्त है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरने पर आपको 12% का ब्याज भी देना पड़ता है। हालांकि सैलरीड क्लास को और सीनियर सिटीजन को इससे राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है और आपका टैक्स, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। पलक है अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने सवाल भेजा है नवी मुंबई से। उनका सवाल है कि आजकल काफ़ी लोगों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आते हैं और ऐसे मैसेजेस पर क्या भरोसा करना चाहिए, क्योंकि स्कैमर्स भी हो सकते हैं, ये डाउट भी इन लोगों को होता है। इस पर कुछ क्लैरिटी चाहिए आपकी तरफ से सुनील जी। अच्छा सवाल है पलक जी का, और मैं बता रहा हूँ ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला आजकल आपने देखा होगा, और आजकल मोबाइल पर आपको रिंगटोन की जगह यही सुनाई देता है कि कोई फोन आए, कोई सीबीआई आए, कोई इनकम टैक्स आए तो आप उसको अटेंड नहीं करेंगे। तो हाँ, एसएमएस जरूर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जैसे हमने बताया था कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आजकल एआईएस में रिपोर्ट हो रही है, तो जब भी आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक अलर्ट मैसेज आता है। और उन लोगों के लिए भी आ रहे हैं आजकल मैसेज। मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल कर दी थी 31 जुलाई 2024 को और डिपार्टमेंट ने आपको मैसेज दिया कि ये अलर्ट है, आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है या आपको बैंक से इतना ब्याज आया है। अगर आप उसको भूल गए हैं तो आप उसको जमा करवा दीजिए बिलेटेड रिटर्न के माध्यम से। लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी टेलीफोन नहीं करता है। नंबर 2 बात, आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगा जाता है। सॉरी। और अगर आपको कोई लिंक आया है तो आपको उस लिंक को नहीं खोलना है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना लॉगिन करके फिर जवाब फाइल करना है। बिल्कुल, मैं एक बार पलक जी के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ जो भी जानकारी आपने दी है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एसएमएस के जरिए वो जानकारी दी जाती है, सूचित किया जाता है। जैसे महंगी कार, फ्लैट आप खरीदते हैं तो इस तरह के मैसेज आते हैं, क्योंकि उनको जानना होता है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपके इनकम के हिसाब से ही आप अपने एक्सपेंडिचर्स आपके उसी तरह के हैं। साथ ही उनका मकसद ये भी रहता है कि आपकी आय का सोर्स क्या है, यही वो जानने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई लिंक भेजता है और कोई ओटीपी आता है तो इस तरह की चीज़ें, लिंक या ओटीपी भेजने का काम इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नहीं किए जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई
फ़ोन या लिंक मिलने पर आप डिजिटल अरेस्ट के भी शिकार हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप अलर्ट रहिएगा। सिर्फ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर ये मैसेजेस आते हैं, और अगर आपको तभी उसके बाद भी डाउट है इस मैसेज को लेकर, तो आप अब लॉगिन करके और फिर आप पोर्टल पर जाके, इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके आप इसकी पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। और आप मेल के जरिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के जरिए, अपने टैक्स एक्सपर्ट के जरिए भी थोड़ी सलाह उनसे ले सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का आप सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राज मल्होत्रा हैं दिल्ली से। इनका सवाल है कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था और टीडीएस इनका काट लिया गया था। अब इनकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है, अब इनको क्या करना चाहिए? सुनील जी, क्या करना चाहिए इनको? क्योंकि जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन है। दो कंफ्यूजन है। नंबर एक तो कंफ्यूजन होता है कि मेरे को ये इनकम कहाँ पर दिखानी है, मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। तो पहली बात, अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और आपकी मान लीजिए सैलरी से इनकम भी है, तो आपके लिए आईटीआर 1 फॉर्म नहीं है। आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा या आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। और आज सरकार ने क्या किया है कि आपको क्रिप्टो के नाम से वर्चुअल डिजिटल असेट वीडीए का एक आपको पूरा कॉलम दिया है। उसी कॉलम में आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि मेरी वर्चुअल डिजिटल एसेट से क्या इनकम थी। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट पे कभी भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं होता है। उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है 30% का। धारा 115 बीबीएस में लोग यही दो गलतियां करते हैं, गलत फॉर्म चूज करते हैं, वीडीए के कॉलम में फाइल नहीं करते हैं और टैक्स का रेट गलत लगा देते हैं। वो कैपिटल गेन की तरह उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो इसलिए डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है। आप जाइए, उसको चेंज कर दीजिए। अगर फॉर्म गलत है तो फॉर्म को चेंज कर दीजिए, कॉलम नहीं भरा तो कॉलम में भर दीजिए और सही टैक्स जमा करवा दीजिए। आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। सही बात है सर। ये क्रिप्टो की आय पर टैक्स के रेट क्या है सर? 30%, 30% 30। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। अगर आपने 100 रुपए भी कमाए हैं तो कोई छूट नहीं मिलती है, उसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है। सीधा सीधा 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख पे 30,000 रुपए प्लस सरचार्ज 4%। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो के जरिए अगर आपकी कोई भी कमाई होती है तो 30% का फ्लैट टैक्स और फिर सरचार्ज भी 4% का आपको देना पड़ेगा। अगले दर्शक हमारे साथ अंकित शर्मा है मुंबई से। इनका सवाल है कि वो एक प्रोफेशनल है और शेयरों की खरीद बिक्री के जरिए इनकी आय होती है। इनकी टैक्सेबल इनकम कुल 7 लाख रुपए से कम थी और इन्होंने इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत 25,000 रुपए की टैक्स छूट का क्लेम किया था। आयकर विभाग ने ये छूट इनको नहीं दी। अब इनको उल्टे नोटिस भी आ गया है। अब इनको कुछ फ्रेंड्स के जरिए ये जानकारी मिली है अंकित जी को कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज है, इस वजह से इस तरह के टैक्स नोटिस आए, या मुझे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा? क्या मामला है ये, इस पर आपके पास कोई जानकारी है क्या? हाँ जी, ये अंकित जी बड़ा अच्छा सवाल फिर आपसे। और बड़ी हॉट जैसे समस्या कहते हैं वो समस्या चल रही है। जब से नया बजट आया है, ये सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हैं। ग्लिचेज क्या आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे धारा 87 है, वो क्या कहती है आप कि हमारे पास अगर इनकम पुराने स्लैब में 5 लाख रुपए है, वैसे तो आपका स्लैब 2.5 लाख का है पुराने रिजीम में और नए रिजीम में 3 लाख का है, और पर मैडम कहती है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता या पुराने रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। उसका कारण है धारा 87A। तो 5 लाख रुपए पर पुराने रिजीम में 12,500 रुपए टैक्स बनता है और नए रिजीम में 7 लाख पे 25,000 टैक्स बनता है और 87A में 25,000 की छूट मिलती है। अब समस्या क्या थी कि ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको 87A की छूट नहीं मिलती है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको 87A की छूट मिलती है। अब बहुत सारे लोग जो शेयर्स में काम करते हैं जिनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो 87A की छूट क्लेम कर लिया करते थे और ये नए बजट में भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों सीपीसी से क्या गलती हुई है कि उस 87A की छूट को उन्होंने नहीं दिया, तो लाखों लोगों को ये नोटिस आ गए हैं कि आपको छूट नहीं मिली है, 25,000 रुपए टैक्स ही और आप टैक्स जमा करवा दीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी पिछले दिनों ही मुंबई हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उसके अगेंस्ट गया कोई एसएससी, तो मुंबई हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप इनको प्रोसेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कीजिए, इनको 25,000 की छूट दीजिए और इनके जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको खत्म कीजिए। तो अंकित जी आप वेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर की छुट्टी आने वाली है। नहीं आती है तो आप प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स को एक चिट्ठी लिखिए रेक्टिफिकेशन की, आपको छूट मिल जाएगी। तो ये आपके लिए, अंकित जी के लिए सलाह आपकी तरफ से आ गई है, शुक्रिया।
आपका सुनील जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और बताया कि बिलेटेड रिटर्न को कैसे फाइल करें, और आपके लिए वक्त अब कम है तो आप जल्द से जल्द इसे फाइल करके दूर करें, और तमाम अलग अलग मुद्दों पर भी आप अपने राय रखी, उनकी उलझनों को आपने दूर किया। इसके लिए बहुत बहुत सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया, और आपको जाते जाते नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो चलिए टैक्स मंत्रा को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।